ये स्टार्ट करें। यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए, जिनका मैंने दिया था टास्क निकालने के लिए, निकालिए सब लोग। कितना आया फ्लक्स? 0। आइए देखते हैं 0 आता है कि नहीं। पहली बात, ये जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, इसको पहले हम लोग देखें कितने इसके 2 डायमेंशनल सरफेस है। तो पहला देखा कि ये हमारा एक सर्कल ये वाला है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो हमने क्या देखा कि इसका एरिया परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, A1 नाम दिया। मान लीजिए इसका एरिया A1, देखो इसका एरिया सेम तो नहीं होगा ना, इसका एरिया A1 दिया और फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E इधर है। एंगल कितना हो जाएगा इसका? 180 डिग्री, और नाम दिया इसका फ्लक्स φ1। तो चलो φ1 निकालते हैं भाई। कितना हो जाएगा? E A1 cos 180 डिग्री। cos 180 का मान वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? -1। तो फ्लक्स 1 कितना आ गया हमारा? -EA1। कोई दिक्कत? अब एक और सरफेस है मेरे पास, कौन सा? ये वाला भी सरफेस है। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इधर होगा A2। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है E। एंगल कितना हो जाएगा बीच में? 0 डिग्री, और फ्लक्स का नाम दिए φ2। तो φ2 कितना हो जाएगा भाई? तो EA2 cos 0 डिग्री, cos 0 का 1 कितना हो जाएगा? EA2। और तीसरा सरफेस हो गया ये हमारा, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये तीसरा सरफेस हो गया, है कि नहीं? कर्व सरफेस। अब अगर मान लो ये आप कोई भी इसी तरफ कर ले सकते हैं एरिया। मान लो हमने ये लिया तो इसका एरिया कितना हो गया? ऊपर A की तरफ A3, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 90, और इसका फ्लक्स लेते हैं कितना? φ3। कितना लिए? तो φ3 हमारा कितना हो जाएगा? EA3 cos 90 कितना हो गया? 0। तो चलो नेट फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट फ्लक्स। कैसे निकलेगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फ्लक्स, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना है? -EA1। φ2 कितना है? EA2, और ये कितना है? 0। अब चूंकि एक बात हम जानते हैं कि A1 और A2 दोनों क्या है? A1 इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? सेम, बराबर होगा, इसलिए आप A लिख सकते हैं। तो चलो -E, A1 की जगह क्या लिख दिया हमने? A, और A2 की जगह क्या लिख दिया? A। दोनों सेम है, कभी कितना आ गया? 0। एक बार फिर देखा आपने कि अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई रेगुलर अगर 3D ऑब्जेक्ट रखा, रेगुलर अगर मैंने सिलेंडर रखा, तो इसका नेट फ्लक्स क्या हो गया? अगेन 0। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या मैंने आपको समझाया, ये बात समझ में आई है ना? तो क्या देखा हमने? कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इनक्लोज सरफेस को रखेंगे, रेगुलर इनक्लोज सरफेस को, टोटल फ्लक्स कितना आएगा? पता तो आने। अगर हम कैसा भी अगर हम ऐसा सरफेस देंगे तो आप इस पर लगा हुआ नेट फ्लक्स निकाल लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, मिटा दे इसको। अब इसके बाद देखते हैं। अब एक चीज बताइए, इधर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। ये क्लियर हुआ ना? जब तक बता रहे थे क्लियर हुआ ना? किसी को ऐसा जो डाउट हो, आपको कोई डाउट, इधर कोई डाउट है ना? चलिए, अब अगर मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मैंने रेगुलर इनक्लोज सरफेस रखा, अगर रेगुलर नहीं रखते तो क्या होता? गौर से देखिएगा, ऐसा रखा, देखते हैं क्या रखा मैंने? ऐसा रखा। ये आ गया 3 डायमेंशन है। क्या ये? 3 डायमेंशन, मतलब पूरा ये 3 डायमेंशन टाइप बैलून टाइप का ऐसा मालूम बना दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, कौन बता देगा इसका एरिया कितना निकलेगा? एरिया आपसे निकलेगा, आप लोगों से निकलेगा। चल, अगर हमने एक और बात ध्यान दे दो,
मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहते, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कोई दिक्कत? फील्ड लाइन पास करेंगे ना। अब पूछा जा रहा है इसका नेट फ्लक्स कैसे होगा, नेट फ्लक्स निकालिए। क्या आप इसको कैसे डिवाइड करिए कि वार्ड में तो 6 फेस था, सिलेंडर में तो 2 सर्किल और एक कर्व एरिया था, सरफेस था, इसमें कैसे करेंगे? तो आप ही बताइए, इसका अगर हमको एरिया निकालना, क्या निकालना? एरिया ही निकालना है सरफेस का। आई बस। अब बताइए, सोचिए कि मैंने क्या कर लिया, ये एरिया काट लिया एरिया, इसका तो निकाल सकते हैं, छोटा सा काटा है, निकाल सकते हैं। ऐसे इसको छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया मैंने। बांट लिया। अगर ये सारा एरिया हम निकाल लें, ध्यान देना, या ऐसे सोचो, फ्लक्स की बात करते हैं, मान लो ये निकाल लिया। अगर हम इससे कितना फ्लक्स पास करना निकाल लिया, इससे कितना फ्लक्स पास करना निकाल लिया, इससे सारे छोटे छोटे एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना लाइन पास कर रहा है ना, उसका सारे का अगर मैंने ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा एरिया काटा और इस सारे का फ्लक्स निकाल लिया, और सारे फ्लक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा सरफेस से पास कर रहा फ्लक्स निकल जाएगा जी। आपको यही ना पता करना है कि सरफेस से कितने लाइंस क्रॉस करते हैं। आई बस सर, आपने क्या कर दिया, सरफेस को छोटे छोटे एरिया में काट दिया। पूरा एरिया का नहीं निकाल सकते, छोटा एरिया का निकाल सकते हैं। इस छोटे एरिया से नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल लिया, इस छोटे एरिया से नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल लिया, इस छोटे एरिया से नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल लिया, सबका सारे सरफेस का निकाल ही लिया। जोड़ देंगे तो पूरा इनक्लोज सरफेस में पास करने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? फुटबॉल देखे हो, है ना? तो फुटबॉल में क्या होता है कि आप देखोगे 2 कलर का जरूरी रहता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, जो आई5 वगैरह जो उसका होता है फुटबॉल वाला जो टूर्नामेंट है, पता नहीं क्या नाम नहीं याद है हमको। आप फुटबॉल क्या देखते हो कि व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। पूरा फुटबॉल का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो सारे ब्लैक वाले का सरफेस एरिया निकाल लें, जोड़ दें, और सारे व्हाइट वाले का सरफेस एरिया निकाल दें, जोड़ दें, तो क्या उस फुटबॉल का सरफेस एरिया निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब जरा सोचो, अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो ब्लैक वाले से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, निकाल, उसका एरिया पता चल गया, फील्ड पता चल गया, तो क्या उस ब्लैक वाले से कितना फ्लक्स पता निकल रहा है, पता चल जाएगा, पता चल गया। हर एक ब्लैक वाले का फ्लक्स पता चल गया, जोड़ देंगे तो सारे ब्लैक कलर वाले से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका फ्लक्स निकल जाएगा। और उसी प्रकार व्हाइट वाले का निकाल लें, निकल जाएगा, और सबको जोड़ देंगे पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? बस यही काम करते हैं। अगर ये इरेगुलर शेप है, अगर हमको फ्लक्स निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। मैंने क्या कर लिया, एक छोटा छोटा एरिया काट लिया, छोटा एरिया, ये एरिया काट लिया, इसका फ्लक्स निकाल लिया, ये एरिया काट लिया, इसका फ्लक्स निकाल लिया। ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे एरियाज काट करके और सबका फ्लक्स निकाल के जोड़ दें तो क्या आ जाएगा सारा फ्लक्स? ये आ जाएगा ना। चलिए अब जरा सोचिए कि इस छोटे वाले सब निकालते हैं, शुरू करें। अगर पूरा एरिया ए है तो इस छोटे वाले एरिया को हमने क्या कहा? डी ए, एलिमेंट्री एरिया इसको बोलेंगे। अब बता दो इसका एरिया किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। ये कितना हो गया हमारा? डी ए। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा हमारा? इस डायरेक्शन में। ये कितना हो गया हमारा? ई। कोई दिक्कत? और इसके बीच का एंगल कितना हो गया हमारा? थीटा, है ना जी। चलिए अब जरा देखिए, इसकी बात करते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर इधर, और फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। ये बीच का कितना? थीटा। इसकी बात करते हैं।
इसका एरिया किधर होगा? इधर की तरफ। फिर भी किधर होगा? इधर की तरफ, है कि नहीं? यहाँ एंगल मान लो 0 डिग्री। इसकी बात करते हैं, इसका एरिया होगा इधर की तरफ, छोटा एरिया डी ए। देखो याद रखना, छोटा एरिया का क्या बोलेंगे हम लोग? डी ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये कितना हो गया हमारा? डी ए। और फील्ड हो गया हमारा इधर की तरफ ई। एंगल कितना हो गया? ठीक है। तो चलो एक का निकालते हैं, निकाले ना। क्योंकि अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है? ई डॉट ए, ये ना। आई बस सर, ये क्या लिखेंगे आपको? ई ए कॉस थीटा। किसके लिए? कांस्टेंट के लिए। अब देखिए यहां कैसे निकलेगा, छोटा का निकालते हैं। इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स का नाम क्या दिया हमने? डी फाई। तो डी फाई निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? ई डी ए, और एंगल कितना हमारा? कॉस थीटा। किसका निकला? एक छोटा वाला का निकला। निकला ना जी? नए बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो पहले से नहीं जानते हैं कैलकुलस, इसको समझिएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, ब्रेक करना। अब आपको हम छोटा सा एक बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मान लीजिए ये दीवार बना है, एक वॉल बना है, 10 बाई 10 का एक दीवार है। तो ये कहीं से लाके खड़ा तो नहीं कर दिया गया होगा, ये किससे बना होगा? ईंटों से बना होगा। बहुत सारे ईंटें, बहुत सारे ब्रिक्स लगी होंगी इसके अंदर, लगा होगा ना? बहुत सारी क्या लगी होंगी इसके अंदर? ईंटें लगी होंगी। देखिए दीवार ऐसी बनता है ना। आई बात समझ में? जरा सोचिए, ये पूरा लेंथ कितना हो गया? y, और ये पूरा विड्थ कितना हो गया हमारा? x। और ये बना होगा इस छोटे से ईंटे से। ये छोटा सा ईंटा से बना होगा, बना हुआ छोटे से ईंट से। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स लगे होंगे, ध्यान दीजिए। अब बताइए, इस y के सामने ये y कितना बड़ा है, और इस x के सामने ये x कितना बड़ा है? अब जरा बताइए, तो कोई तुलना है ना? आप कभी ईंट सोचिए, ईंट कितना छोटा है और दीवार कितना बड़ा है। आई बात समझ में? तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान देना, मैंने कहा इसको तोड़ो, दीवार को तोड़ो। अगर आपका दीवार होगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बुलडोजर चाहिएगा? उसको बुलडोजर इस्तेमाल कीजिएगा या मिस्त्री बनाइएगा, ताकि एक एक ईंट निकले ना। एक जो ब्रिक है उसका दाम 15 रुपया, बताओ। ठीक है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखो, तोड़ते तोड़ते जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या निकला? एक ईंट निकलेगा। सोचो, तो जब वाई को हम तोड़ रहे हैं, ध्यान देना, वाई को हम तोड़ रहे हैं, इतने बड़े वाई को जब तोड़ा तो लास्ट में कितना निकला? इतना छोटा वाई निकला। और जब इतना बड़ा एक्स को तोड़ा तो लास्ट में क्या निकला? इतना छोटा एक्स निकला। तो ये बोलेंगे बहुत बड़ा है, और इसको क्या बोलेंगे? बहुत छोटा है। और छोटे को हम लोग डेल्टा सिंबल करते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको हम लोग ऐसे डेल भी लिखते हैं या ऐसे डी भी लिखते हैं, ध्यान दें। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? डी वाई, और ये कितना हो जाएगा हमारा? डी एक्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो जब भी किसी को डिफरेंशिएट करेंगे, छोटा करेंगे, जैसे एरिया, पूरा एरिया को अगर ले लिए कैपिटल है, उसका सबसे छोटा एरिया क्या लेंगे हम लोग? डी ए। आई बात समझ में? चार्ज ये पूरा चार्ज ये क्यू, तो छोटा चार्ज क्या लेंगे? डी क्यू। अब डी क्यू का सारा काम डी से होगा। अगर डी क्यू है तो सोचो, छोटा ईंट से छोटा एरिया बनेगा, बड़ा ईंट से बड़ा एरिया बनेगा। अब तुम जरा सोचो, इतना छोटा एरिया होगा तो फ्लक्स कुछ और होगा, और इतना बड़ा एरिया होगा तो फ्लक्स कुछ और होगा। तो एक बात याद रखना, हम डी यूज क्यों करते हैं सब जगह, आप समझ लीजिए। अगर इस पूरे एरिया को आपने कैपिटल ए कहा, तो छोटा एरिया को आपने क्या कहा? डी ए। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। क्या बोलते हैं? जब हम कोई बड़े सरफेस से छोटा चीज को काटते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री काटना। एलिमेंट्री मतलब छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट सब हो जाएगा डी ए। इसके द्वारा जो भी कैलकुलेट होगा सब क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा उसका नाम क्या दिया हम लोग? डी फाई। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड में डी कर लीजिए। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला नहीं है। तो जरा सोचो, अब अगर हम डी फाई निकालेंगे तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है अभी बताइए तो?
E डॉट ए या E ए cos थीटा, E कितना है हमारा कैपिटल ए, एरिया कितना हमारा DA, और ये कितना हो गया हमारा cos थीटा, निकल गया। अब जरा सोचो डी फाई, इसका सारे का डी फाई निकलेगा, निकलेगा ना। अब जरा सोचो डी फाई सब कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पूरा फ्लक्स आ जाएगा। और ध्यान देना आप दो काम कर सकते हो, यहां समझिएगा सब लोग, बच्चे आप भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार समझाना पड़ रहा है सिर्फ नए बच्चों को, पुराने बच्चे सबको आता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम इससे फ्लक्स निकाल लिए, मान लो इससे 10 लाइन गया, इससे 10 लाइन गया, सबसे जोड़ देंगे तो पूरा नहीं आ जाएगा जी। अब समझो दो मेथड है, गधा मेथड और घोड़ा मेथड। गधा क्या करेगा, इस सबका अलग अलग निकाल करके सबको जोड़ेगा, और घोड़ा क्या कहेगा, वो इंटीग्रेशन यूज करेगा। आप लोग समझिए, जब भी ऐसा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कहीं भी या मैथ में जब भी ऐसा है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा गया हो और सबको जोड़ने से आंसर आ जा रहा हो, तो सबसे अच्छा क्या है, सबको जोड़ने से, जहां समेशन हो रहा है, सम हो रहा है, वहां पर आप क्या कीजिए, सबको जोड़िए मत, एक निकाल लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा अपने आप जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन का बहुत सुंदर यूज है, बहुत बेहतरीन यूज है। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन कहाँ यूज करें, कुछ समझ में आया? जब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया और सबका निकाल करके जोड़ना हो, तो सबको जोड़ने की जगह पे एक का जो निकाले ना, उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब बता दो हमारा फाई नेट कैसे निकलेगा। ये जो एक का हमारा डी फाई आया है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान देना। तो अब जरा बताओ तो फाई नेट हमारा कितना आ गया, तो इस डी फाई का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा। आई बात समझ में? तो अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला बन गया कि फाई नेट कितना होता है, फॉर्मूला ई डी ए cos थीटा, यही फॉर्मूला अब यूज होगा। और ध्यान दीजिए एक और बात, यहां सिंबल में हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये क्यों करते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बस ये बता रहा है कि ये इनक्लोज सरफेस है, कौन सा है, क्लोज, कैसे बोलता है ना, क्लोज करना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, क्लोज सरफेस एरिया, है ना, मतलब ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, एरिया क्या है, क्लोज सरफेस। तो जहां ऐसा लगा रहेगा समझिए क्या है, क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशन है, कौन सा है, 3 डायमेंशन सरफेस पर फ्लक्स निकाला जा रहा है या वो चीज निकाला जा रहा है। बस यही फॉर्मूला होगा भाई साहब, और यही यूज करना है आपको, है कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इतनी पढ़ाई पढ़ ले तो अपने पास फ्लक्स का दो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, एक आ रहा है ई डॉट ए, कितना हो गया हमारा, ई ए cos थीटा, और एक आ रहा है हमारा फाई नेट का फॉर्मूला कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा। कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये हम कब यूज किए, जब 3 डायमेंशन आया, 3 डायमेंशन आया और एरिया वेरिएबल था, एरिया आप फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो याद रखिएगा, जहां एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना रहे, वेरिएबल रहे, वहां पर हमेशा ये यूज कीजिएगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों कांस्टेंट रहे, वहां कौन सा यूज कीजिएगा, ये यूज। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है? चलिए आप इसको नोट करें। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं, चेंज नहीं हो रहा है,
तो आप जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E डॉट A, ये cos थीटा। और अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से कोई भी वेरिएबल है आप क्या यूज करेंगे हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E dA cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और छोटी सी बात है, आप जरा जानिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ से गए तो बहुत अच्छी बात है। हम इस दो को कंसीडर करते हैं, ये लिख लिए ना आप लोग, इस दो को कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की तरफ जा रही है। आएगा सर में इधर का फ्लक्स हमेशा निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। बोलिएगा कैसे, दिखाते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम मिटा कर आपको एक ब्लैंक बढ़िया सा बनाते हैं। मान लो इतना बड़ा काटे दिखाने के लिए दिए हैं। तुम जरा सोचो, इलेक्ट्रिक लाइट अंदर है और एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ। किधर होगा एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ, बाहर। आएगा सर में, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा ये आप लोग को एंगल लेने आता है कि नहीं, एंगल लेना है ई और ए के बीच का। अब बता दो, ई ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया ए, एंगल ये होगा क्या, अरे नहीं बाबा, एंगल ये होगा, ऐसे जा रहा है, ये ना एंगल होगा, ठीक है। ई और ए है ना, दोनों के हेड के बीच क्या निकालते हैं ना, इसका हेड किधर है, इधर, इसका किधर है, इधर, ये एंगल, और ये थीटा होगा ना, ये हमेशा कितना होगा, 90 से बड़ा। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कर रहा होगा एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे और एरिया कैसे, ऐसे, एंगल कितना है, देखो बहुत बड़ा है। और जब भी 90 से बड़ा होगा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो याद रखना, फ्लक्स थ्रू इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज निगेटिव। क्या होता है ये, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब देखो ये क्या है, हमारा आउटवर्ड लाइंस है, लाइंस क्या दे रही है, बाहर की तरफ। अच्छा इसका एंगल ये हो गया ये, और एंगल तो कितना है, 90 से छोटा है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा। और आप ये देख भी चुके हो, इससे पहले आप सिलेंडर बनाए और क्यूब बनवाए हो, है ना। इधर से जहां इन कर रहा था निगेटिव आया था, जहां आउट हो रहा था क्या हो रहा था, पॉजिटिव आया था। आई बात समझ ना। तो ऐसे भी याद रखना
कि अगर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव, और अगर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस है तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। इनवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर इन हो रहा हो, और आउटवर्ड तो क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं जितना भी फ्लक्स को लेकर जितना भी भ्रांतियां थी, आपको डालमा थी, जितना भी आपको दिक्कत था, वो दूर हो गया होगा। हो गया दूर ना? फ्लक्स कैसे निकालेंगे तो याद रखिएगा, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फ्लक्स निकालने के लिए आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है, रेगुलर है, तो आप E डॉट ए यूज कर लीजिए, ये कॉस थीटा। लेकिन अगर उसमें से कुछ भी वेरिएबल है तो आप क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। क्लियर है? ये था आपका फ्लक्स। उम्मीद करते हैं आप इसको बना लीजिए। आइए हेडिंग डालिए, गॉस लॉ, GAUSS, GAUSS, गॉस लॉ, गॉस लॉ। हाँ लिखिए, अभी तो टाइम है, देखिए गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है ये हम अगले क्लास में बताएंगे, अगले लेक्चर में। पर आज थोड़ा सा आपको एक हिंट कर रहे हैं जो आपको ये समझाएगा कि फ्लक्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। बिठा दे इसको। गॉस लॉ पढ़ रहे हैं पर अभी फ्लक्स के बारे में ही समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या समझ रहे हैं? देखिए फ्लक्स के बारे में अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। रितेश ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं फ्लक्स में। है तो बहुत साधारण सा बात, सर खाली नंबर ऑफ लाइंस तो गिन लेना है, पर गिनती तो आनी चाहिए ना। मैंने कहा ना गिनती आनी चाहिए, ठीक है। अगर गिनती अगर कांस्टेंट तो फट से गिन ले रहे हैं, तो गिनती अगर वेरिएबल है तो गिनने में दिक्कत हो गया ना। क्या इसकी हमने इंटीग्रेशन, ठीक है, सब काउंटिंग का है। अगर आप काउंट करने का तरीका जानते हो तो सब आ जाएगा। और जहां इंटीग्रेशन यूज होता है बच्चों का हालत खराब, नहीं कैलकुलस यूज हो रहा है, ठीक है। बस एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन बहुत साधारण सी चीज है, अच्छी चीज है। कब यूज होता है? जब भी किसी चीज को जोड़ना हो ना, तोड़ के बिखेर दिया गया और सबको जोड़ना हो ना, वहां इंटीग्रेशन यूज कर लो, जोड़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचो, यहां ध्यान देना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख रहे हैं। यहां पर कोई चार्ज है Q, और इस चार्ज को रख दिया गया है इनक्लोज सरफेस में, स्फीयर में, या मान लो ये क्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूब बना लिया ना, क्यूब। इसको मैंने एक्सलर फील्ड लाइन में रखा था। अब यहां क्या कर दिया कि यहां पर इसके अंदर एक चार्ज रख दिया Q। अब कर रहा फ्लक्स निकाल, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इस पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसलिए इसको बनाते हैं। ये हमारा फुटबॉल है और फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब आपको पता है कि प्लस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है? रेडियली, पता है? अब बता दो इसका फील्ड लाइंस इधर भी होगा, 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 उधर भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या? फ्लक्स का जलवा नहीं। ओके, इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत सारे फ्लक्स होंगे, लाइंस क्रॉस करेंगे। अब मैंने कहा बता दो फ्लक्स कितना है, तो क्या करोगे सर? गिन लेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 है। क्या 15 है क्या? अब आप बताइए कि क्या हम इसको गिनेंगे क्या? नहीं। ये लाइंस ड्रॉ करना तो सब्जेक्टिव है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। बताया था ना कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा ये आप तय करिएगा, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है ना, इमेजनरी कर्व है जो हम देते हैं अपने दिमाग में समझने के लिए।
आप हो सकता है 2 दिए, 2 लाइन ड्रॉ किए, हो सकता है ये 4 लाइन ड्रॉ करें, हो सकता है वो 40 ड्रॉ करें, अधीरा मान लो 4 लाख ड्रॉ कर दे, है कि नहीं? ये तो नंबर लाइन्स कितनी भी हो सकते हैं। अब आप ये कैसे बताइएगा कि इस रूम में एक बल्ब जलाया तो इस रूम में कितने लाइट रे फैल गए, बता पाइएगा? बोलिए, बता पाइएगा कितने लाइट्स निकले, कितने? आप समझ रहे हो प्रकाश के बारे में पढ़े हो ना, लाइट। तो लाइट क्या होता है, जब पे पढ़ रही हो किसमें आ रही है, रे में आ रही है। क्या रही है, रे। बहुत अब आप बता दोगे, सिर्फ इतना बता दो कि इस बोर्ड पर कितने रेस पड़ रहे हैं ना, आप गिन नहीं पाओगे, है ना? बहुत अरबों खरबों की संख्या में होंगे। आई बात समझ? तो अब यहां पर सेंटर पर मिस्टर समीर खड़े हो जाइए, सेंटर पर चार्ज रखा क्यू। समीर कौन है? खड़े हो जाइए और बात करते हैं। समीर सेंटर पे चार्ज है क्यू। अब बता दो कि क्या इसमें फील्ड लाइंस कितने पास फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स किसको बोलते हैं, जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर पास करे। पता है ना, सब रेडियल लाइन सब क्या होता है सरफेस के, एक रेडियस अपने सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर प्लस होगा तो बाहर की तरफ और माइनस होगा तो अंदर की तरफ। अब पूछा जा रहा है कि इसका फ्लक्स निकाले, कैसे निकालोगे? चलो कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सर। मैंने कहा ठीक है, तो निकालेंगे। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। अब बता दो, मान लो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, निकाले ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस स्फीयर का रेडियस आर है तो सब आर होगा ना। अब बता दो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के, यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, और ये कितना है आर स्क्वायर। अधीरा इस पॉइंट पे कितना आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा, कितना के, यहाँ चार्ज कितना क्यू, और यहाँ कितना आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सेम आएगा। दूरी जब सेम है सेम आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर कितने आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पे तो सेम है क्योंकि चार्ज को हमने कहाँ रख रखा है, सेंटर पर रखा है। अब बता दो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेरिएबल है? किसने कहा? नहीं, जिसने कहा खड़े हो जाइए, सही कहा आपने, पर कैसे कहा बताइए। अमरजीत खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रितेश क्यों वेरिएबल है बाबू? नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। आपको क्या लगता है, देखो रितेश, मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया था, इसमें इंफ्राक्ट नहीं था, ये तो हम अपने लिए चार्ज ड्रॉ किए थे ना। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या कांस्टेंट है? वेरी गुड, वेरिएबल है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सब जगह सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब बता दो कि नेट फील्ड निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए आप ई डॉट यूज करोगे, ई डॉट ए, या इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, कौन सा यूज करोगे? इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, है कि नहीं? अब इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे तो समस्या हो गई, कैसे निकालेंगे? अच्छा, इतना बड़ा एरिया है, कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए दिखाते हैं। हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा सरफेस काट लिया, काट के ना छोटा सरफेस, देखिए काट लिया। इसका एरिया इधर होगा डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई। अब बता दो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। हर जगह 0 डिग्री होगा। अगर ये भी लोगे ना, मान लो ये एरिया काटते हो, काटे ना एरिया, तो एरिया कितना होता है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, इधर होगा डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा हमेशा 0। आई बस समझ में? अब जरा सोचो हमारा नेट फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना ई डी ए कॉस थीटा। अब जरा देखो तो ई कितना है, ई का वैल्यू रखते हैं, ई का वैल्यू कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए कितना कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखो के कांस्टेंट है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा कांस्टेंट है और रेडियस भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा डीए। और मिस्टर समीर जरा सोचो, ये डीए 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 यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा, एरिया आ जाएगा। ये सारे छोटे
इसको इंटीग्रेट करना है, एरिया को किसको जोड़ना है, एरिया को। तो ये आप छोटा सा जो टुकड़ा में एरिया काटे हो, ये सारे एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ये जब करेंगे तो 1/4πε0 Q/r², और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ए आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो क्या होता है, जोड़ना। अब जान सकते हो, ये डीए जोड़ ली, ये काट के डीए, सबका डीए डीए है, और सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एरिया आ जाएगा फुटबॉल का। अब जरा देखो 1/4πε0 Q/r², और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr²। r² कट गया, 4π कट गया, कितना आ गया, फाइनाइट Q/ε0 आ गया ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो समझिए, डिस्चार्ज करेंगे मोबाइल इस वजह से, आप समझ गए। और सोचो, इतना निकाला ना, इतना पापड़ बेला आपने। गॉस कहता है क्यों निकालना, कोई भी क्लोज सरफेस होगा ना, अगर उसका सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ना, उसका फ्लक्स इतना ही होगा, कितना, Q/ε0। निकालो मत, काय को टेंशन ले रहे हो, है ना। फातिमा चीज गॉस लो। अगर आप ये क्यूबॉइड बना लीजिए, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बना लीजिए, और इसके सेंटर पर आप चार्ज रख दीजिए। अब पूछा फ्लक्स कितना होगा, निकालेंगे जब नहीं, कितना हो जाएगा, Q/ε0। यही करता है गॉस लॉ, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, है कि नहीं। और एरिया हम निकालेंगे, जो फ्लक्स निकालेंगे एक जनरल मेथड से, और एक निकालेंगे गॉस लॉ से। आई बात समझ में। तो चलिए आज टाइम रखते हैं, अगले क्लास में गॉस लॉ करते हैं। धन्यवाद।